नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आप सभी की जो तैयारी है, वो बहुत अच्छे से चल रही हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों कि इस पर्टिकुलर सेशन में हम पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और फिलहाल हम क्वेश्चंस जो लेके चल रहे हैं वो एचटेट के लेके चल रहे हैं। और एचटेट भी कौन सा है? एचटेट 2024 का है। किसका है? एचटेट 2024 का जो है हमारा, वो पेपर हम सोल्व कर रहे हैं साथ। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आज का हमारा है के ऊपर। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट। देखो सीधी सीधी सी बात है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हमसे। इसके बारे में बात कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं साहब। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? देखो ये एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है। की वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है। इस इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप है हमारे पास। कितने टाइप हैं? दो टाइप हैं। वो दो टाइप कौन कौन से हैं, हमें उनके बारे में जानना है। इंडक्टिव इफेक्ट के जो दो टाइप हैं उनमें सबसे पहला है, एक है प्लस आई इफेक्ट, यानी कि जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसके बारे में अगर आप, ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने पढ़ाए हुए हैं। इसकी जो प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट जो है वो एच टीजीटी वाली है। ठीक है, उसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के नाम से। नेम रिएक्शंस, सारे टॉपिक मैंने उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर डाले हुए हैं। एक्सेप्ट टीजीटी वाली में, टीजीटी वाली में मैंने इनको बिल्कुल डिटेल से समझाया हुआ है। तो अभी हम इनका ओवरव्यू लेके चलेंगे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हमारे किसी भी टॉपिक को। इतना भी ज्यादा हम नहीं खींचेंगे कि आपका बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाए। बेसिक बेसिक जो चीजें हमें काम आनी है वो उनके बारे में। प्लस आई इफेक्ट शो कौन करता है? ऐसा कोई भी ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो भी होता है, वो आपका हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। दूसरा आपके पास होता है साथियों नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट को हम कहते हैं। माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है? ये वो ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, ये आपके माइनस आई इफेक्ट को शो करेंगे। ठीक है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को कौन शो करेगा? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले जो है उनके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे होंगे। तो जितने भी अल्काइल ग्रुप होंगे, आर का मतलब आपके पास अल्काइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप है। आपके पास अमाइन ग्रुप हो जाएगा, क्लियर है? सब्स्टिट्यूटेड अमाइन ग्रुप हो जाएगा, अमोनिया लगा लेते हैं, अमोनिया सब्स्टिट्यूटेड अमाइन ग्रुप्स। ठीक है, और इसके साथ आपके पास आ जाएगा COO माइनस आयन हो सकता है, O माइनस आयन हो सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये दोनों जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? लग देखने में ऐसा लगता है कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन क्योंकि एनायंस है, लेकिन करते क्या है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो। अब इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले एग्जांपल हमारे पास कौन से हैं? माइनस आई के अंदर हमारे पास आ जाता है अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, OH माइनस आयन। ठीक है, SO2R। ठीक है, NH3 प्लस आयन। तो थोड़ा NH3 प्लस आयन, यानी हम हमारे पास NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी अमोनियम आयन आप इसकी जगह लिख लो तो और ज्यादा बेटर। अब इनमें से हमसे पूछा है कि कौन सा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, कौन सा ग्रुप आपके पास प्लस आई इफेक्ट शो करता है? तो देखो, एक तो मैंने आपको CO2 माइनस बताया, इसका मतलब एक तो हमारे पास ये हो गया, CO2 माइनस हो गया, ये शो करेगा। दूसरा एक डी वाला ऑप्शन भी शो करता है। तो ये इनमें कौन कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये दोनों शामिल है? थर्ड ऑप्शन जो है उसके अंदर ए और डी दोनों शामिल है। तो ये आपके पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करने वाले इंसान, ये दोनों ही आपके पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेंगे, बाकी सारे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले हैं। ठीक है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में आप NO2 ग्रुप को भी ले सकते हो, हेलोजेंस को भी ले सकते हो, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं जैसे हेलोजेंस। ठीक है, माइनस क्लोरीन, फ्लोरीन,
होती है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही होते हैं। क्लियर? के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर को बढ़ाना है, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स के साथ क्या होगा? अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मेटल्स की कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा? देखो सबसे पहली बात है मेटलिक कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो अगर हम कंडक्टिविटी को देखें ना तो कंडक्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, मेटलिक कंडक्टिविटी की यहाँ पर बात कर रहा है, की बात कर रहा है मेटलिक कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, मेटलिक कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। अब एक चीज याद रखना कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है आपका, तो जो एटम होते हैं मेटल्स के वो मोर फास्टली वाइब्रेट करते हैं। यानी एटम्स ऑफ मेटल, एटम्स ऑफ मेटल वाइब्रेट्स फास्टली, वो और ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू करते हैं, वाइब्रेशन उनके अंदर ज्यादा होने लगती है। अब वाइब्रेशन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? इनके जो कोलिजन होंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो क्या होगा? कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल्स के अंदर इंक्रीजेस इन एटम्स के साथ विद मेटल एटम्स, विद मेटल एटम, यानी मेटल के जो एटम्स हैं उनके साथ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका कोलिजन भी बढ़ेगा। अगर उनका कोलिजन बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा? ये जो कोलिजन होगा ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को इम्पीड करेगा। दिस कोलिजन, दिस कोलिजन impedes the फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इम्पीड कर देता है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, which implies that रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। और अगर रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टिविटी, किसके? रेजिस्टिविटी के। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो आपके पास कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगी। तो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेंगे, मेटल के एटम्स जो है वाइब्रेट करेंगे फास्टली, कोलिजन्स बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स का एटम के साथ, और ये इंपीड करेगा किसको? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? इंपीड करेगा। इंपीड का मतलब यहाँ पर क्या होगा? वो उसको रोकेगा, यानी उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी साथियों? डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 1 2 3, 1 2 3 सीधी सीधी सी बात पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन इज नॉट कलर्ड। याद रखना कौन सा इनमें से कलर्ड नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो पहले हम वेनेडियम की तरफ जाते हैं। तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर मैं पूरे लिख देता हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मतलब 21 से 30 तक सारे लिख दिए एटॉमिक नंबर के साथ। तो वेनेडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 23। और अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d3 4s2 3d3 होती है। इसका मतलब क्या? अगर मैं +3 की बात करूंगा, वेनेडियम +3 की बात करूंगा, तो अगर मैं V3 प्लस लिखता हूँ तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? दो तो 4s वाले जाएंगे और एक 3d वाला जाएगा, तो 3d2 बच जाएगी। ठीक है, 3d2 का मतलब d ऑर्बिटल्स, टोटल d ऑर्बिटल कितने हैं हमारे पास? 5 d ऑर्बिटल्स है साथ, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या होगा? कलर आएगा। क्या होगा? कलर आएगा। और डी ब्लॉक के अंदर जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? डी टू डी ट्रांजिशन की वजह से आता है। कलर किस वजह से आता है? डी टू डी ट्रांजिशन की वजह से आता है। एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जो ट्रांजिशन होती है उसकी वजह से आपका कलर आता है। तो वेनेडियम तो कलर्ड है, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर आते हैं किसके पास? टाइटेनियम के पास आते हैं। तो 22 एटॉमिक नंबर है। और टाइटेनियम के पास जब हम आएंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2। ठीक है, 3d2 4s2। अगर मैं इसको 3 प्लस में लेके जाऊंगा, टाइटेनियम 3 प्लस अगर मैं करता हूँ
ठीक है, टाइटेनियम 3+ में अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास बचेगा क्या, 3d1 बचेगा। 3d1 का मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब वो क्या होगा, कलर्ड होगा। वो क्या होगा, कलर्ड होगा। इसका मतलब टाइटेनियम वाला भी ऑप्शन नहीं है। तो फिर बात करते हैं 21 स्कैंडियम 3+ के बारे में। स्कैंडियम 3+ का मतलब क्या है, आपके पास 3d1 4s2, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अगर मैं स्कैंडियम 3+ कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इससे पहले की जो नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। क्या है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। और वो कौन सी नोबल गैस है, वो आपके पास आर्गन आएगी, एटॉमिक नंबर जिसका कितना होगा, 18 होगा। क्लियर। अब इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका मतलब कलरलेस। इसका मतलब क्या है, वो कलरलेस कंपाउंड है। हमारा आंसर यही सही रहेगा। Indium 3+ इज दी राइट आंसर। ये कोई कलर शो नहीं करेगा, ये मेटलाइन कलर्ड नहीं होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की तरफ। यहाँ देखो ये हेनरी ला का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, हेनरी ला का क्वेश्चन है सर। इसका है भाई, हेनरी ला का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखना। हेनरी ला का क्वेश्चन है। हेनरी ला क्या कहता है, ठीक है, हेनरी ला हमें ये कहता है कि जो भी सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दी गैस, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ दी गैस। ठीक है, यानी सोल्यूबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दी गैस की। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये किसके इक्वल आएगा, KHP के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर x या मोल फ्रैक्शन कह लो, चाहे इसको आप ये कह दो कि सोल्यूबिलिटी मान लो, ये सोल्यूबिलिटी है ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड की सोल्यूबिलिटी को हमने किससे डोनेट किया है, x से। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर KH है, KH होता है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी ला कांस्टेंट। हेनरी ला कांस्टेंट जो है उसको हमने क्या माना हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, KH है। और जो P है यहाँ पर वो है पार्शियल प्रेशर। वो क्या है, पार्शियल प्रेशर है। P जो है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर है। P क्या है, पार्शियल प्रेशर है। ठीक है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो KH की जो वैल्यू है वो ये कह रहा है कि O2 के साथ KH की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। O2 के साथ KH की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो KH वैल्यू ऑफ O2 इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से एक चीज मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि KH जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो KH की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, पर्टिकुलर गैस के लिए इंक्रीज होगी। हेनरी ला कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब पूछा हमसे क्या है, सोल्यूबिलिटी विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर घटा दूं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं तो सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक चीज मैं और बता देता हूँ अब आपको कि KH जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सोल्यूबिलिटी के, किसके, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस के। यानी आपका जो हेनरी ला कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सोल्यूबिलिटी के, और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा इस वैल्यू से, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो KH की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज तो KH की वैल्यू भी डिक्रीज, और अगर KH की वैल्यू डिक्रीज तो सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज, यानी यहाँ पर गैस की सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गैस की सोल्यूबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द फोरस इलेक्ट्रॉन्स इन पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के लिए चाहिए भाई, पोटेशियम के, वो भी किसके लिए, 4s इलेक्ट्रॉन्स के लिए चाहिए। और क्या चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z इफेक्टिव से। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Z माइनस में सिग्मा। अब यहाँ पर Z क्या है और सिग्मा क्या है। Z जो होता है वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। Z क्या होता है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर।
और सिग्मा क्या होता है, ये होता है आपका शील्डिंग कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, शील्डिंग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। और ये वाली जो वैल्यू है यानी जेड इफेक्टिव को जो निकाला जाता है ना, वो किसके थ्रू निकाला जाता है साथियों, वो किसके थ्रू निकाला जाता है, जेड इफेक्टिव को निकाला जाता है स्लेटर रूल से। किससे निकाला जाता है, स्लेटर रूल से। इसको हम कहते हैं स्लेटर्स रूल। क्या कहते हैं, स्लेटर्स रूल। स्लेटर रूल से जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकाली जाती है, वही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है इसका। ठीक है, तो z की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 19। यहाँ से z की वैल्यू कितनी है, 19। अब टू फाइंड आउट सिग्मा कुछ रूल होते हैं। सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए क्या होते हैं, कुछ रूल होते हैं। उन रूल में हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी ग्रुपिंग करनी होगी। इसकी ग्रुपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी ग्रुपिंग करनी है। कैसे ग्रुपिंग करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है उसकी ग्रुपिंग कर देंगे। 1s2 यानी इनके n की वैल्यू के हिसाब से ग्रुप करेंगे। जिनकी n की वैल्यू सेम है उनको एक ग्रुप में रखेंगे। जैसे 1s2 को एक ग्रुप में रख दिया, 2s2 2p6 को एक ग्रुप में रख दिया, ऐसे ही 3s2 3p6 को एक ग्रुप में रख दिया, और 4s1 को एक ग्रुप में रख दिया। ये हमारे पास क्या है, ये है पहला स्टेप। पहला स्टेप ग्रुपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमने कर दी। अब हमें क्या करना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना सेम सेल में, ग्रुपिंग करने के बाद हमें जो शील्डिंग कांस्टेंट है सिग्मा, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो पहला रूल है हमारे पास वो क्या है कि अगर सेम सेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फॉर दी सेम सेल इलेक्ट्रॉन्स, सेम सेल इलेक्ट्रॉन्स यानी जिस इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू निकालनी है, अगर वो सेम सेल के हैं तो उनके लिए वैल्यू क्या होगी। तो देखो जैसे अपने को इसमें किसके लिए निकालनी है, फोरस के लिए निकालनी है। तो फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप ग्रुप में देखो फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन, ओनली वन। तो यहाँ पर नो अदर इलेक्ट्रॉन्स इन दी सेम सेल, सेम सेल में कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, फोरस सेल, इन दी फोरस सेल, दी फॉरस सेल लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर सेम सेल वाले इलेक्ट्रॉन है तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना है। एक फैक्टर है 0.35 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.35 से। ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में, जिस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है ना, उसको छोड़ के बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर लिखना होता है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं उसके अंदर, एक ही तो इलेक्ट्रॉन था। उसी के लिए हमें वैल्यू चाहिए जेड इफेक्टिव की। उसके अलावा तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं इस ग्रुप में। अब आते हैं कि अगर मान लो n-1 सेल यानी लास्ट सेल की बात है। ठीक है, फॉर दी n-1 सेल यानी एक अंदर वाली सेल। n सेल कौन सी है, 4। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 4 माइनस में 1, का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 3 सेल के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, थर्ड सेल के अंदर देखो 6 तो p के साथ 2 s के साथ, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। इनको मल्टीप्लाई किससे करना है, सेकंड सेल वालों को करना है, यानी n-1 सेल वालों को करना है 0.85 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.8। फिर आएगा थर्ड। अगर मुझे इसके बाद अगर मेरे पास बचती है n-2 सेल और n-2 सेल, n-2 सेल का मतलब क्या हो गया, 4 4 में से 2 गए, कितना बचा, 2। सेकंड सेल के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन तो s के अंदर है, 6 इलेक्ट्रॉन p के अंदर है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, टोटल कितने हैं, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल। n-2 में 8 और 2 ये और अंदर वाली और होगी ना, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दो तो ये हैं और 8 ये हैं। n-2 यानी n-2 सेल, उसके अंदर वाली सेल में अब जितने होंगे सबको काउंट कर लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करना हमें किस फैक्टर से, 1 से। इनको किससे मल्टीप्लाई करना, 1 से। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 10। अब सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन सारे फैक्टर्स के सम करने हैं। सिग्मा की वैल्यू कैसे आएगी, 10 प्लस में 6.8 प्लस 0, कितना आया, 16.8। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लेंगे। अब जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू में जेड कितना होता है माइनस में सिग्मा कितना होता है। जेड हमारे पास था 19, सिग्मा कितना आया 16.8।
जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.2। क्या मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट 2.2 जो है वही आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा फोरस इलेक्ट्रॉन के लिए, किसमें? पोटेशियम एटम के। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है साथियों में वो क्या है? अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एन हेक्सेन अंडर प्रेशर पास्ड ओवर क्रोमिक ऑक्साइड carried on an alumina support and heated at 480 to 550 डिग्री सेल्सियस gives the compound। देखो प्लस वन क्लास का क्वेश्चन है। इस प्रोसेस को हम या तो रिफॉर्मिंग कहते हैं, या तो हम क्या कहते हैं? कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। अगर प्रॉपर बोला जाए तो ये है कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, या फिर आप इसको एरोमेटाइजेशन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? एरोमेटाइजेशन रिएक्शन बोलते हो। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम एनहेक्सेन को लेते हैं, ठीक है, क्रोमिक एनहाइड्राइड आपके पास, आपको पता है क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 और एल्यूमिना का मतलब Al2O3। टेम्परेचर आपके पास 480 से 550 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो जो होगा एनहेक्सेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा साथियों? बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सीधा सीधा सा आंसर है आपके पास बेंजीन। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा आपका। प्लस वन क्लास, प्लस वन वाली बुक में है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 127 के बारे में। 127 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। देखो आयनिक करेक्टर की हाईएस्ट परसेंटेज के बारे में पूछा है, ठीक है। आयनिक करेक्टर परसेंटेज, आयनिक करेक्टर कौन बताता है? पाजान रूल बताता है। कौन बताता है? पाजान्स रूल बताता है। क्या बताता है? परसेंटेज आयनिक करेक्टर के बारे में, या फिर कोवलेंट करेक्टर के बारे में। एक तो फाजान्स रूल होता है, दूसरी हमारे पास एक और अप्रोच भी होती है कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ठीक है, आपको सीधा सा फंडा बता दे, ग्रेटर द डिफरेंस, ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन, सॉरी इसको सही से लिखते हैं ना, ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही हाई आयनिक करेक्टर होगा। हायर विल बी द आयनिक करेक्टर परसेंटेज, परसेंटेज आयनिक उतना ही ज्यादा होगा। यानी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होगा? आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो उसका ऑर्डर क्या होता है? क्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद क्लोरीन की बारी आती है, फिर ब्रोमीन, और फिर लास्ट में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? आयोडीन होता है। अब हमारे पास इन सब के अंदर देखो एक चीज कॉमन है, क्या है हमारे पास सब के अंदर? क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब क्योंकि ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वैल्यू 4.0 है यानी 4 है, और हाइड्रोजन की वैल्यू 1.8 के आसपास है साथियों, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो क्लोरीन की वैल्यू 3.5 के आसपास है और इसकी 1.8 के आसपास है। ऐसे ही हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बारे में बात करेंगे तो इनकी वैल्यू टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती जा रही है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी वो 3 के आसपास होगी, 3 और 2.8 के आसपास होगी, ठीक है, नियरली अबाउट 3 के आसपास मान लो, और आयोडीन की मान लो आप 2.8 के आसपास, ये 1.8। तो दोनों के बीच में डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें? फर्स्ट वन में। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 माइनस 1.8 कर लो, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी वही हमारा सबसे ज्यादा परसेंटेज आयनिक करेक्टर रखेगा, और वो कौन सा है? HF की। क्लियर? इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, ठीक है, उनके बारे में पूछा हुआ कि क्या क्या ऑप्शन के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। पहली स्टेटमेंट में हमसे कहता है कि दी टर्मिनल एल्कीन्स गिव प्राइमरी एल्काइल बोरेन्स। देखो टर्मिनल एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, वो प्राइमरी अल्काइल बोरेन्स देता है विच ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन H2O2, यानी अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अगर उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए तो वो प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए था
कि ये किसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ये बात जो की जा रही है आपके पास वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जा रही है। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात की जा रही है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात की जा रही है। क्लियर। और अगर मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ही आपका क्या बनता है, ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है। ये आपके पास कोई एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हो, डाइबोरेन के साथ करवाते हो। डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करवाने से आपके पास ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है, ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है। और इसका जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हो H2O2 के साथ और किसमें, बेसिक मीडियम में, साथ में H2O, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है प्रोडक्ट के रूप में। प्राइमरी अल्कोहल प्लस में बोरिक एसिड आपको मिलता है फाइनल प्रोडक्ट के रूप में। ये बात बिल्कुल सही है। तो पहली चीज तो ट्रू निकल गई, बिल्कुल ट्रू है, सही है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। दूसरी चीज में, दूसरी स्टेटमेंट में क्या कहता था, अब ओवरऑल हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन ओकर बाई सिस एडिशन। देखो एक चीज यहाँ पर इसने गड़बड़ की हुई है, क्वेश्चन की वैल्यू, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से ये सिस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो एडिशन होते हैं ना हमारे, जो भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के एडिशन हम करवाते हैं, अगर हम मान लो थोड़ा सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की तरफ चले जाएं और मान लो आप ये मान लो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की बात करें, तो दो तरह के एडिशन होते हैं, सिन और एंटी एडिशन। तो यहाँ पर जो एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है। चलो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये एक एल्कीन है, ठीक है, और इसके साथ मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं डाइबोरेन को ऐड कर रहा हूँ। इसका साइन हटा ही देते हैं ना, सीधा कर लेते हैं। मतलब BH3 मॉलिक्यूल होता है, आपको पता है डाइबोरेन के अंदर दो BH3 मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसके अंदर होगा क्या, ध्यान से देखना, इसके अंदर होगा क्या कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये जाते हैं इधर, और ये वाले हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन है, BH बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, ये इधर चले जाएंगे। इसकी वजह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्या बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब वो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है उसको देखो एक बार। वो ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी होगी, ठीक है, कि ये वाले मॉलिक्यूल, इधर आपका हाइड्रोजन रहेगा, इधर भी आपका हाइड्रोजन रहेगा, उसके साथ आपके पास, के साथ आपके पास ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बनने वाला है कि यहाँ आपका BH2 जुड़ेगा और इस पोर्शन पे आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा, इन दोनों के बीच में ये डॉटेड बॉन्ड रहेगा और एक हाइड्रोजन आपका इधर लगा होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन आपका इधर लगा हुआ है। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट जो भी है ये बन रही है, इसमें जो भी डाइबोरेन मॉलिक्यूल ऐड होता है, का जो एडिशन है, का जो एडिशन है वो सिन एडिशन है। सिन एडिशन का मतलब क्या हुआ, एक तो ये होता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल के थ्रू। किसके थ्रू, एंटी मार्कोवनिकोव रूल के थ्रू होता है। अब एंटी मार्कोवनिकोव रूल के थ्रू होने का मतलब क्या हुआ कि जो नेगेटिव पार्ट होगा अटैकिंग रिएजेंट का, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। देखो नेगेटिव पार्ट क्या होता है डाइबोरेन के अंदर, ये BH2 माइनस यूनिट जो होती है वही होती है। तो ये किस पे जुड़ा, उस हाइड्रोजन पे, उस कार्बन पे जाके जुड़ा डबल बॉन्ड वाले पे, जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर। और हाइड्रोजन जो आपका वो वहां जाके जुड़ा जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन होता है। अब चूंकि डबल बॉन्ड के एक ही साइड एडिशन हो रहा है, BH2 का भी और H का भी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पार्ट, इसलिए हम इसको सिन एडिशन कहते हैं, ना कि सिस एडिशन। हाँ, इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री बनती है, ठीक है, इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो आपके पास सिस बनेगी। वो आपके पास क्या होगी, सिस स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी। इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, सिस। तो मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगा कि ये सिस एडिशन की बजाय है सिन एडिशन। और अगर स्टीरियो केमिस्ट्री पूछता तो वो सिस होती। तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ऑप्शन जो है 1 रहेगा। और यही एचटेट यानी हमारे हरियाणा बोर्ड ने माना भी हुआ था इसका राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि आपके पास है ना ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछी हुई है। क्या पूछी हुई है, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछी हुई है। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहा है और आपसे ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब आप सीधा सा रिलेट कर सकते हो किसके साथ, उनकी
एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग पावर किससे रिलेट करती है? ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है हेलोजेंस की, वो किससे रिलेट कर रही है? देयर एबिलिटी देयर एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देयर एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर ये डिपेंड करती है ऑक्सीडाइजिंग पावर। और ये कैसे मेजर करते हैं कि किसकी एबिलिटी कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस की? इसको हम मेजर करते हैं बाय स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बाय स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, किससे? तो एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं हेलोजेंस की? बाय देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसके अंदर फंडा क्या है? जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, उतना ही आपका स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं यहाँ पर ये फैक्ट आपके पास लिख देता हूँ। मोर विल बी द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, more will be the standard reduction potential value, higher will be the oxidizing power, उतनी ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। अब अगर मैं ई नोट वैल्यूज आपके पास लिख दूं, ई नोट वैल्यूज जो होती है, जैसे फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड के लिए जो ई नोट वैल्यू वो प्लस का 2.87 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद जो क्लोराइड है उसके लिए वैल्यू थोड़ी सी घट जाएगी, प्लस का 1.36 हो जाएगी, ठीक है। फिर ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन के लिए आपके पास हो जाएगी प्लस का 1.0, और आयोडाइड के लिए आपके पास हो जाएगी साथियों ये प्लस का 0.54 वोल्ट। ये सारे के सारे वोल्ट में निकल, क्लियर। तो अब देखो जितनी ज्यादा ई नोट वैल्यू, उतना ही स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑर्डर रहेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आज का लास्ट क्वेश्चन है तो हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है साथियों, देखते हैं। द रेडियल फंक्शन आर आर डिपेंड्स अपॉन, ये जो रेडियल फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? तो रेडियल फंक्शन आर आर है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, मतलब इनमें से कौन से क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है? देखो ये रेडियल फंक्शन जो होता है ना, ये किस चीज को डिफाइन करता है? ये जो आर आर दे रखा है, ये क्या है? एक रेडियल फंक्शन, एक रेडियल फंक्शन है, ठीक है, हाँ, ये क्या है? रेडियल फंक्शन है। ये किस चीज को डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कहां पर? एट सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम दी न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है कितने डिस्टेंस पर पाया जाएगा, सर्टेन डिस्टेंस पर उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो कौन बताता है? रेडियल फंक्शन आर आर बताता है। ये डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन एन एंड एल, यानी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन और एजीमुथल क्वांटम नंबर एल दोनों पे ही डिपेंड करता है। तो क्या ये एम एल और एस पे डिपेंड नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि एम एल बताता है सिर्फ ओरिएंटेशन को, स्पेस में, थ्री डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन क्या होगी, यानी डायरेक्शन क्या होगी, सिर्फ ये बताता है एम एल। और एस जो होता है वो सिर्फ स्पिन बताता है कि प्लस हाफ होगी कि माइनस हाफ होगी, यानी कि क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो सिर्फ एन और एल पे डिपेंड करेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा हमारा? राइट आंसर रहेगा। यानी कि आर आर आपका रेडियल फंक्शन आर आर जो डिपेंड करता है वो बोथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन और एजीमुथल क्वांटम नंबर एल पे डिपेंड करता है, क्लियर है। आशा करता हूँ साथियों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और सही लगा होगा। जितने भी क्वेश्चंस है सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, क्योंकि एच टेट में क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, इसलिए हम इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और
इसके साथ हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद, थैंक